नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर। कुछ बहुत ज़रूरी सरकारी नियम हैं, गाइडलाइंस हैं। जी बिल्कुल। और हमारे पास ये सरकारी दस्तावेज हैं जिनका मकसद है सबको बराबरी के मौके देना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रावधान, मतलब ये नियम, दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार, उनकी शिक्षा और समाज में उनकी भागीदारी को असल में कैसे बेहतर बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ये नियम जमीनी हकीकत पर असर डालते हैं, काफी अहमियत रखते हैं ये। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण की। इसमें एक नोशनल बेसिस वाली बात है। ये क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ है तो, पर जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था, उसके बाद 2022 में सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। अच्छा। तो इसके मुताबिक जो दिव्यांग कर्मचारी एलिजिबल हैं, पात्र हैं, उन्हें केंद्र सरकार के पदों में मतलब ग्रुप ए के सबसे निचले लेवल तक 30 जून 2016 से प्रमोशन दिया जाना है। 2016 से? हाँ, लेकिन नोशनल बेसिस पे। अब नोशनल का मतलब ये हुआ कि वरिष्ठता, सीनियरिटी तो उनको 2016 से मिल जाएगी, जो करियर के लिहाज से अच्छा है। पर उस पिछली अवधि का मतलब 2016 से जब तक वो असल में पद संभालेंगे, उसका कोई फाइनेंशियल बकाया, कोई एरियर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, समझ गए। तो सीनियरिटी पुरानी तारीख से काउंट होगी, पर सैलरी असल में प्रमोशन मिलने के बाद ही बढ़ेगी। ये एक बड़ा फर्क है। जी बिल्कुल। ये उन कर्मचारियों के लिए राहत तो है जो शायद इंतजार कर रहे थे। हाँ, पर ये तय कैसे होगा कि कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है? देखिए, इसके लिए रिव्यू डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जो प्रमोशन देखती है, वो बैठ के करेंगी। ओके। और अगर प्रमोशन विभागीय परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्जाम से होता है तो 30 जून 2016 से 16 मई 2022 के बीच जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें उनका प्रदर्शन देखा जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़ने पर हाँ, विशेष परीक्षा, स्पेशल एग्जाम भी आयोजित किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और बात थी, सीनियरिटी लिस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ अतिरिक्त पद, मतलब सुपर न्यूमररी पोस्ट्स बनाने की। वो कैसे काम करेगा? हाँ, ये एक तरीका है सिस्टम को ठीक रखने का। ये टेम्परेरी पद होते हैं। मान लीजिए किसी दिव्यांग कर्मचारी को पिछली तारीख से प्रमोशन मिला, सीनियरिटी मिली जी, तो मौजूदा जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें गड़बड़ी ना हो, इसलिए एक अतिरिक्त पद बना दिया जाता है। जैसे ही वो कर्मचारी किसी रेगुलर खाली पद पर एडजस्ट होता है या रिटायर होता है, तो वो अतिरिक्त पद अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। बिल्कुल। प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। पर हाँ, एक बात और, ये उन पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले ही, मतलब इस आदेश से पहले कोर्ट के किसी आदेश से प्रमोशन मिल चुका है। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। चलिए, ये तो हुई प्रमोशन की बात। अब एक और बहुत सीधी और जरूरी सहूलियत पर आते हैं, शुल्क में छूट, फीस एग्जेम्पशन। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते समय कोई परीक्षा शुल्क या आवेदन शुल्क, मतलब एप्लीकेशन फी, नहीं देना होता। ये तो बहुत अच्छी बात है, सीधी मदद है। इससे फाइनेंशियल बोझ कम होता है और मुझे लगता है ज्यादा लोग अप्लाई करने के लिए भी शायद आगे आते होंगे। बिल्कुल, अवसर बढ़ते हैं इससे। और अवसरों में बराबरी की बात चल रही है तो एक और कॉन्सेप्ट है स्वयं की योग्यता या ओन मेरिट का। हाँ, ये मैंने सुना है। इसका मतलब यही है ना कि अगर कोई दिव्यांग उम्मीदवार इतनी मेहनत करे कि वो सामान्य श्रेणी, जनरल कैटेगरी में ही अपनी जगह बना ले, जी, तो उसे दिव्यांगों के लिए जो आरक्षित कोटा है उसमें नहीं गिना जाएगा। एकदम सही, बिल्कुल यही मतलब है। और देखिए, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये दिखाता है कि मुकाबला निष्पक्ष है, फेयर है। सही। और दूसरा, जो दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें हैं वो उन दूसरे जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बच जाती हैं जिन्हें शायद उस आरक्षण की ज्यादा जरूरत हो। तो ये ओन मेरिट वाला सिद्धांत तो योग्यता को महत्व देता है, पर सरकार ये भी समझती है कि योग्यता दिखाने के लिए सही माहौल और सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर रीजनेबल अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कार्यस्थल पर उचित व्यवस्थाएं। हाँ, रीजनेबल अकोमोडेशन, इसकी कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। सरकार इस पर जोर देती है कि दिव्यांग कर्मचारियों को काम करने के लिए एक कंफर्टेबल माहौल मिले। इसमें कई चीजें आ जाती हैं, जैसे ऑफिस में रैंप होना, एलिवेटर होना, ताकि आना जाना आसान हो। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। हाँ, फिर जरूरत के हिसाब से सहायक तकनीक, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे कोई खास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और काम करने के लचीले तरीके, जैसे शायद वर्क फ्रॉम होम की सुविधा या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। मतलब मकसद ये है कि कोई भी दिव्यांग कर्मचारी
अपनी पूरी क्षमता से बिना किसी रुकावट के काम कर सके। जी बिल्कुल। दिव्यांगता अनुकूल बुनियादी ढांचा अब जरूरी है। इन मुख्य प्रावधानों के अलावा क्या कुछ और भी सहूलियतें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए संक्षेप में? हाँ हैं। जैसे पात्र दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष भत्ते, स्पेशल अलाउंसेस होते हैं। पेंशन के नियम भी कुछ अलग हो सकते हैं। आने जाने में आसानी के लिए ट्रांसपोर्ट या यात्रा रियायतें, ट्रैवल कंसेशंस मिलती हैं। अच्छा। और सरकारी आवास, गवर्नमेंट अकोमोडेशन के आवंटन में भी उन्हें प्राथमिकता, प्रेफरेंस दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी गाइडलाइंस, ये सारे प्रावधान सरकारी सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न सिर्फ समान अवसर सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक ज्यादा समावेशी, सपोर्टिव माहौल बनाने की दिशा में बहुत अहम कदम है। निश्चित रूप से ये नियम दिखाते हैं कि सरकार योग्यता और सबके लिए निष्पक्षता, फेयरनेस को लेकर प्रतिबद्ध है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नीतियां तो बन जाती हैं, पर जमीन पर उनका असरदार तरीके से लागू होना कितना जरूरी है? और ये जब लागू होती हैं तो किसी दिव्यांग कर्मचारी के करियर और उनके जीवन पर क्या वास्तविक बदलाव ला सकती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।